नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस समय हमारे साथ में एडवोकेट अनिल चौहान मौजूद है। समाज सेवा में अग्रणी है और वसई विरार उप तालुका प्रमुख है शिवसेना पार्टी की। मैंने जैसे भी बोला है कि समाज सेवा में अग्रणी है ही, और पार्टी लेवल पर भी अपनी पार्टी में भी अग्रणी कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे अभी आज के जो हालात है और उस हालात में क्या कुछ इनको यहाँ महसूस हो रहा है, इस बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो चलते हैं सीधे। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार। अनिल जी, ये बताइए कि आप अभी हाल ही में 2 दिन पहले 3 दिन पहले अड़ावा बैठक में गए थे महानगर पालिका में, तो वहीं से शुरू करते हैं। अड़ावा बैठक में क्या कुछ निर्णय हुआ और आपको क्या लगता है हम वर्तमान परिस्थिति में वसई विरार वासी या हमारा प्रशासन कितना सक्षम है इन परिस्थिति से निपटने के लिए? देखिए, वसई विरार महानगर पालिका का जो कार्य है इस कोविड के विषय में, वो बहुत ही शर्मनाक है। उसी वजह से हमने गावित साहब से पीछे रिक्वेस्ट करके हमने वो बैठक आयोजित की थी, और उस बैठक का श्रेय हम मिलिंद खानोलकर जी को देते हैं, जिन्होंने ये गावित साहब को फॉलोअप करके अधिकारियों को वो बैठक लगे। वो बैठक के बाद हमें और शौक लगा कि जो महानगर पालिका की तैयारियां हैं वो बहुत ही कम तैयारियां हैं। मतलब जैसे कि जो लास्ट ईयर की तैयारियां थी, लास्ट ईयर जैसे मैनेजमेंट था, इस साल वो ऐसा मैनेजमेंट नहीं है। इस टाइम उनके पास डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेस नहीं है। लास्ट ईयर उन्होंने प्राइवेट नर्सेस ली थी, प्राइवेट डॉक्टर्स को नोटिस निकाल के उनको हाजिर होने को कहा था, उनको सेवा देने को कहा था। बट इस टाइम किसी भी डॉक्टर को उन्होंने अप्रोच नहीं किया है, किसी नर्सेस को उन्होंने अप्रोच नहीं किया है। और उसी आड़ावा बैठक में एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि कोविड तो है, कोविड हो रहा है लोगों को, उसके बाद लोग पैनिक होके हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं। जब ये हॉस्पिटल में लोग जा रहे हैं तो कोविड से ज़्यादा वो बिल के टेंशन से लोग मर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर महानगर पालिका का नियंत्रण नहीं है। मतलब आपको जो रेट चार्ट दिया गया था महाराष्ट्र शासन से, उस रेट चार्ट के द्वारा कोई भी हॉस्पिटल अपना रेट नहीं लगा रहा है। हॉस्पिटल की मनमानी है, और यही मुद्दा हमने बहुत जोर शोर से वहाँ पे उठाया। अधिकारियों ने जवाब तक नहीं दिया, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था। इस बिलों की स्क्रूटनी होनी चाहिए, उनका ऑडिट होना चाहिए। हर हफ्ते इनका एक ऑफिसर हर हॉस्पिटल में जाके वो बिल का ऑडिट करना चाहिए। इस प्रकार का कोई भी काम यहाँ पे वसई विरार महानगर पालिका में होते दिख नहीं रहा है। अनिल जी, भी आपने बहुत बड़ा आरोप ये लगाया कि पिछले साल की तैयारियों से भी इस साल जो है ना, हम तैयारी में बहुत फिसड्डी है। ऐसा आपको क्यों लगा? पहले इस सवाल का जवाब। पिछले साल जैसे कि आप देख रहे थे हमारे पास बेड्स अवेलेबल थे, ठीक है। इस टाइम हमारा स्ट्रेंथ बढ़ गया है, लोग ज़्यादा बढ़ गए, लेकिन हमारे पास तभी डॉक्टर्स ज़्यादा थे, हमारे पास नर्सेस थी, यहाँ पे सारे अधिकारी एक्टिव थे। बट अभी ऐसा लग रहा है कि कोई अधिकारी एक्टिव नहीं है, क्योंकि कोई अधिकारी फ़ोन नहीं उठाता है। कोई अधिकारी, समझो एक ऐप है, ऐप पे बेड दिख रहे हैं कि इस पे बेड अवेलेबल है, जब हम डायरेक्ट वहाँ पे उस सेंटर पे फ़ोन करते हैं तो बोलते बेड नहीं है। ये जो बीच में जो एक खाई बन गई है कि किसी से किसी का कोऑर्डिनेशन हो नहीं रहा है। यहाँ पे बेड्स अवेलेबल होने चाहिए थे, वहाँ फ़ोन करते हैं तो वहाँ मना किया जाता है। जैसे कि आप वरुण इंडस्ट्री का देख लो, वरुण इंडस्ट्री में कभी भी फ़ोन करो वो बोलते बेड अवेलेबल नहीं है। चंदन सर में तो फ़ोन ही नहीं उठाते। तो ये किसी भी अधिकारियों के ऊपर प्रेशर नहीं है, किसी के मतलब उनको डर नहीं है किसी भी इसमें। कि अभी जो वसई विरार महानगर पालिका है, अभी प्रशासक है इसमें। अभी आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले गंगाधरन जी छुट्टी पे चले गए, अभी तक नया आयुक्त ने शायद पदभार नहीं संभाला है, या संभाला है, हम लोग उस दिन गए तो आयुक्त नहीं थे। तो इस तरह से महानगर पालिका का खाली रहना, यहाँ पे आमदार कहीं आपको रास्ते पे नहीं दिख रहे, नगर सेवक आपको रास्ते पे नहीं दिख रहे, तो ये अपना जो वसई विरार है ये एकदम से पूरी तरह से एक अनाथ हो गया है। और इनका महत्वपूर्ण कारण इन अधिकारियों की बेशर्मी है। इनका जो काम है वो ठीक तरह से नहीं हो रहा है। ये हमको आड़ावा बैठक में भी समझ में आया कि इनका काम ठीक तरह से नहीं हो रहा है। आपने अभी जिक्र किया आयुक्त गंगाधरन डी के छुट्टी पे जाने का, तो छुट्टी पे हाल ही में गए, लेकिन उसके पहले लगभग 1 साल हो गया। 1 साल में क्या आयुक्त की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल करे? आयुक्त खुद ही अवेलेबल नहीं रहते हैं, लोगों का फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल। मैंने कहा ना कि महानगर पालिका अनाथ है। हमारे वसई विरार महानगर पालिका, वसई विरार की जनता ये सब अनाथ है। यहाँ पे सक्षम कोई नेतृत्व नहीं है ना। यहाँ पे मैं आयुक्त को एक टाइम पे
प्रशंसक रहा हूँ आयुक्त का, लेकिन मैं अभी शर्म आती है मुझे कि मैंने ऐसे इंसान की प्रशंसा की जिन्होंने अपने अधिकारियों के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डाल के, कोई दबाव न डाल के काम नहीं किया, और कोई डर अधिकारियों के बीच में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ महानगर पालिका के अधिकारी अनधिकृत बांधकाम की वसूली में ही व्यस्त थे, और इसी का नतीजा ये है कि आज कोविड के टाइम पे यहाँ पे हालात बहुत ख़राब है। कोविड से निपटने में सबसे अहम चीज़ जो है वो वैक्सीनेशन। लेकिन वैक्सीनेशन के मामले में वसई की क्या स्थिति है वो सबको मालूम है। वसई के किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर चले जाइए, वहाँ अव्यवस्थाओं का भरमार है। कहीं कहीं तो ऐसे है कि लोगों की मौत तक हुई है, 1-2 मामले से भी हुए। तो उस पर क्या कहेंगे? वैक्सीनेशन का तो यहाँ पे किस तरह से हो रहा है वही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना मराठी में कहते हैं सावड़ा गोंधल, मतलब इतना गोंधल है हर जगह पे कि आदमी लाइन लगा 3 बजे से लाइन लगा रहा है, फिर भी उसको कूपन नहीं मिल रहा है। कई जगह पे नए केंद्र खुल रहे हैं, वहाँ पे वैक्सीन नहीं है। जैसे तुलिंज में हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था, अचानक से उन्होंने वो बंद कर दिया। मतलब क्यों बंद किया? इतना अच्छा वैक्सीनेशन चल रहा था, वो बंद कर दिया। यहाँ पे एवर्शन सिटी में एक वैक्सीनेशन सेंटर है, वहाँ पे एक डॉक्टर है, उसके पास स्टाफ नहीं है, उसके पास डेटा ऑपरेटर नहीं है, उसके पास वो नर्सेस नहीं है। मैं उस सेंटर में गया, उनसे बात की तो बोलते नहीं हमारे पास ये है ही नहीं। पूरा का पूरा कब्जा यहाँ के स्थानिक नगर सेवकों ने हर वैक्सीनेशन सेंटर पे किया हुआ है। अपने अपने कार्यकर्ताओं को वैक्सीनेशन, जिनका राजकीय कुछ है नहीं, जिनके राजकीय पहचान नहीं है, उस जनता को तो वैक्सीन मिल ही नहीं रहा है। और यहाँ पे जो स्टेट से जितना मिल रहा है उतना ही ले रहे हैं, यहाँ से डिमांड ही नहीं कर रहे। आज आपको पता 30 लाख की अपनी लोक संख्या हो गई है। 30 लाख के तौर पे हमारे पास वैक्सीन कितनी हुए? सिर्फ 1,20,000 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये मेरे को कल उस दिन आड़ावा बैठक में पता चला। इस कोविड के पीरियड में अपने यहाँ 2 बड़े हादसे हुए। 2 अस्पतालों में लोगों की जान गई। 2 अस्पतालों पर उस पर अभी तक महानगर पालिका ने कोई सख्त एक्शन लिया हो या उन अस्पतालों को देखकर दूसरे अस्पतालों पर लिया हो, ऐसा कहीं उस आड़ावा बैठक में आपको मालूम पड़ा? ये बेशरम अधिकारी है इस महानगर पालिका के, इनको कोई अक्ल नहीं है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है। आत्मा वल्लभ से पहले हमारे पास जो विनायका हॉस्पिटल है, उसमें एक दिन में 7 जान गई, और हर दिन विनायका हॉस्पिटल में जान जा रही है। यहाँ पे वो 7 जो वहाँ पे उद्रेक हुआ जनता का, उसके बाद इन्होंने एक कमेटी गठित की। उस कमेटी का रिपोर्ट अभी तक इन्होंने प्रसारित नहीं किया है। विनायका 2018 में आया हॉस्पिटल, उसको आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कोविड हॉस्पिटल की दे दी, लेकिन उसकी छानबीन कौन करेगा? ये अधिकारी पूरी तरह से असक्षम है, और इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने में इंटरेस्ट है। विनायका का एक किस्सा हो गया, आत्मा वल्लभ का चलो आग लग गई, वहां पे मंत्री आए, संतरी आए, उसके वजह से गुना दाखिल हुआ, वो अरेस्ट हो गए। लेकिन ये विनायका जैसे हॉस्पिटल का क्या, प्लैटिनम जैसे हॉस्पिटल का क्या, ओजोन जैसे हॉस्पिटल का क्या, रिद्धि विनायक हॉस्पिटल जैसे का क्या? मैं अभी पिछले 2 महीने से विनायका हॉस्पिटल का फॉलोअप ले रहा हूँ। जो 7 लोग मरे हैं, उनके फैमिली को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। बट ये महानगर पालिका के निष्ठुर अधिकारी है कि ये कोई भी हॉस्पिटल पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि बिल कम करने को तैयार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि हम किस जगह पे रह रहे हैं, किस प्रशासन में रह रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ राम भरोसे चल रही है महानगर पालिका। इनका कोई हॉस्पिटल पे दबाव नहीं है। आज आपको मालूम है 4,000 रुपये बेड का चार्ज लेना चाहिए, वहाँ पे 15,000 रुपये बेड का चार्ज ले रहे हैं। जब ये किशोर गवत जैसे हम उपायुक्त को बताते हैं तो वो भी कुछ उस पर एक्शन नहीं लेते है। आयुक्त कोई एक्शन नहीं लेता है, एडिशनल कमिश्नर कोई एक्शन नहीं लेता है, एमओ कोई एक्शन नहीं लेती है। तो ये चल क्या रहा है? ये बहुत ही खतरनाक है। और मैं 2 महीने से बहुत व्यथित हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं आंदोलन करता हूँ और मैं हमेशा आंदोलन करते आया हूँ इस मुद्दे पे, लेकिन मैं 2 महीने से इस पे आंदोलन कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं अभी अगर हफ्ते 10 दिन में इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ तो मैं कोविड की चिंता ना करते हुए मैं अपनी तरीके से विनायका हॉस्पिटल के लिए आंदोलन करूंगा। और विनायका हॉस्पिटल जैसे कई हॉस्पिटल है, आज मैं सिर्फ विनायका को इसके लिए बोल रहा हूँ कि आप अगर एक हॉस्पिटल को आपने सबक सिखा दिया तो आने वाले कई सारे हॉस्पिटल सुधर जाएंगे। बट ये एक भी हॉस्पिटल को सबक सिखाने को तैयार नहीं है। उसके ऊपर 8-10 दिन में मेरा एक बहुत ही बड़ा उग्र आंदोलन होगा। एक आखिरी सवाल, आप वैसे भी महाराष्ट्र की लीडिंग पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उस हैसियत से आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं शासन जो है उसकी जो नियमावली है वो भी महानगर पालिका धत्ते पर रख के अपना काम कर रही है, अपना कारभार कर रही है? देखिए कैसे है, वो नियमावली का तो खुलास उसका वो बोलते हैं ना, वो
पैर के नीचे उसको दबाया जा रहा है उस नियमावली को। और जो अधिकारी है सिर्फ पेन चलाते हैं, यहाँ पे पेन चला के रिपोर्ट ऊपर भेजते कि नहीं सब सही है, हमारे इधर बहुत सही है। कल जैसे 257 हमारे पास ये आए पेशेंट आए, अभी हमारे पास पेशेंट भी कम आ रहे हैं, हमारी व्यवस्था अच्छी है। इन्होंने मृत्यु दर तक छुपा है, जो कि हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, जो महाराष्ट्र के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री में से एक रहे, वो तक मृत्यु दर नहीं छुपाते, खुलेआम अपना मृत्यु दर डिक्लेयर करते हैं। लेकिन ये महानगर पालिका पिछले आपको पता है कि हजारों मृत्यु हुई है, लेकिन कुछ सैकड़ों मृत्यु खाली दिखाई गई है। तो ये जो कागज ऊपर दिखा के शाबाशी लेना, मतलब आप ऊपर दिखा दिया कि इतना ही हमारा इतना अच्छा काम चल रहा है, इतना है, तो वो उनको तो पूरा महाराष्ट्र देखना है। उनको पेपर आने के बाद मालूम पड़ता है चलो वसई विरार की स्थिति ठीक है, ये अधिकारी लबाड़ है, लुच्चे है, और ये अधिकारी चोर है, और इन्हीं चोर अधिकारी की वजह से वसई विरार की हालत आज खराब हो रही है। तो ये हम बात कर रहे थे अनिल चौहान जी से, किस तरह से इन्होंने पूरे ये मामले को अभी उठाया है और किस तरह से पूरे कारोबार की इन्होंने जिक्र किया है। कहीं ना कहीं हमको सोचना पड़ेगा, और सिर्फ सोचना नहीं, गहरा सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर इस परिस्थिति से हमने अपने आप को नहीं संभाला तो शायद जो संभावना दिखाई जा रही है आने वाला कोरोना का थर्ड स्ट्रेन जो है वो क्या कुछ करेगा ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो अभी भविष्य की बात है। हम ये दुआ करेंगे कि ऐसा स्टैंड आए ही नहीं, लेकिन अगर आ गया तो उसके लिए हम क्या तैयारी कर सकते हैं, इसकी तैयारियों की झलक हमको आज दिखानी पड़ेगी। इतना ही कहूँगा। अनिल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स।